आपको इतनी खबर तो मिल गई होगी कि यूपी में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। मगर क्या आपको पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से कह दिया है, यानी ऐलान कर दिया है कि तुम डाल डाल हम पात पात, यानी जितना वोट चुनाव आयोग ने काटा है उससे 65 लाख से भी ज्यादा वोट यानी 3 करोड़ 54 लाख वोट जोड़ने का टारगेट लेकर बीजेपी मैदान में निकल चुकी है। जी हाँ, आप कहेंगे कि ये खबर तो कहीं मिली ही नहीं। कोई बात नहीं, नहीं मिली है तो यहाँ से ले लीजिए। अब सवाल ये है कि क्या खुले तौर पर चुनाव आयोग भारत में ये लागू करना चाहता है कि जिसके पास पैसा है, यानी जिस पार्टी के पास पैसा है, संसाधन है, लोग हैं, सिर्फ वही चुनाव मैदान में टिकेगा, बाकी लोग चुनाव से पहले ही निपटा दिए जाएंगे। यूपी बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने जो टारगेट तय किया है उसने उत्तर प्रदेश में बाकी पार्टियों के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दिया है। और समस्या है कि वो क्या करें, क्योंकि उनके पास बीजेपी की तुलना में कुछ भी नहीं है, न पैसा है न लोग हैं। इस पूरी कहानी पर विस्तार से बात करेंगे, साथ ही देखेंगे कि लगभग 3 करोड़ वोट कटने के बाद इस आंकड़े पर बीजेपी और सपा को कितना नुकसान हो रहा है, किस क्षेत्र में क्या नुकसान हो रहा है, कितनी सीटें आ जा सकती हैं। उधर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पर यानी गृह मंत्री अमित शाह पर सीधे सीधे टीएमसी का डेटा, चुनावी डेटा चोरी करने का आरोप लगा है, करवाने का आरोप लगा है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसे आरोप लगाए। उस पूरी कहानी पर भी बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण मसला है कि चुनाव आयोग ने एक ऐसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी, और उस सॉफ्टवेयर ने एकदम विश्वगुरु टाइप का खेला कर दिया है। करोड़ों लोगों को, जी हां, करोड़ों लोगों को अपात्र घोषित कर दिया, मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस रिपोर्ट ने बड़ा जोरदार खुलासा किया है। वीडियो जरा लंबी होगी, लेकिन जितना आगे बढ़ते जाएंगे गजब गजब की कहानी सुनने के लिए मिलेगी, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिए कि आप सालों से वोट डालते आ रहे हैं, आपके पास वोटर ID कार्ड है, आपने कभी कोई नियम नहीं तोड़ा, और अचानक एक दिन आपको पता चलता है कि चुनाव आयोग के कंप्यूटर ने आपको संदिग्ध वोटर घोषित कर दिया है। यही हुआ पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में, जहां चुनाव आयोग ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जो न तो पूरी तरह से जांचा गया था, न टेस्टेड था, न उसके नियम लिखित थे, न ये साफ था कि वो किस आधार पर फैसले कर रहा है। और ये भी नहीं बताया गया कि अगर कंप्यूटर गलती करे तो आम आदमी खुद को कैसे सही साबित करे, कैसे बताए कि हम इसी देश का नागरिक हूं भाई। इस सॉफ्टवेयर ने पश्चिम बंगाल में करीब 1 करोड़ 31 लाख और मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 35 लाख वोटरों पर संदेह कर दिया, यानी कुल मिलाकर 3 करोड़ 66 लाख लोग। और प्रतिशत में देखें तो बंगाल में करीब 17% और मध्य प्रदेश में 41% वोटर एक झटके में संदेह के दायरे में आ गए। चुनाव आयोग ने इन्हें संदिग्ध कहने की बजाय एक नर्म शब्द निकाला, इस्तेमाल किया गया तार्किक विसंगति। लेकिन नाम बदलने से सच्चाई तो नहीं बदल जाती, क्योंकि नतीजा यही था कि इन लोगों का वोट डालने का हक खतरे में पड़ गया। अब सवाल यह है कि यह शक आया कहां से। इसका जवाब है 20 साल पुरानी वोटर लिस्ट, यानी 2003 के आसपास की कागजी लिस्ट, जिन्हें जल्दबाजी में स्कैन करके कंप्यूटर में डाला गया, लेकिन ये कभी ठीक से जांचा नहीं गया कि स्कैन सही है या नहीं, अक्षर साफ पढ़े जा रहे हैं या नहीं, नाम सही पकड़ में आ रहा है या नहीं। और जब खराब स्कैन और गलत पढ़ाई पर कंप्यूटर चलाया गया तो नतीजा गड़बड़ निकला। ऊपर से एक नई प्रक्रिया लाई गई जिसे मैपिंग कहा गया, जिसमें लोगों से कहा गया कि अगर आप अपने या अपने रिश्तेदार का नाम पुरानी लिस्ट में दिखा दें तो बिना दस्तावेज के भी आप वोटर बन सकते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर को रिश्ते, उम्र या नाम में जरा भी गड़बड़ी लगी तो वो केस को तार्किक विसंगति बताकर लाल झंडी दिखा देता था। जैसे अगर एक ही बुजुर्ग के 6 से ज्यादा लोग जुड़े हुए दिखें, या माँ बाप और बच्चे की उम्र में कंप्यूटर को सही अंतर न दिखा, या दादा दादी उम्र में कम बड़े लगे, या नाम की स्पेलिंग अलग निकली, या नाम से जेंडर मैच न हुआ, तो बस आप संदेह के घेरे में आ जाएंगे। अब यहां समस्या ये नहीं थी कि नियम बनाए गए, नियम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। समस्या ये है कि ये नियम न तो सार्वजनिक थे, न लोगों को बताए गए, न अधिकारियों को साफ निर्देश मिले कि इतने करोड़ मामलों को कुछ ही दिनों में कैसे सुलझाना है। चुनाव आयोग के अपने नियम कहते हैं कि अगर किसी वोटर पर शक हो तो जमीनी जांच हो, सुनवाई हो, सबूत देखे जाएं। लेकिन यहां कंप्यूटर ने फैसला किया और जमीनी सुरक्षा परत लगभग गायब हो गई। हालात ये हो गए हैं कि पहले लाखों फिर करोड़ों वोटर संदेह में आ गए, और जब संख्या बहुत ज्यादा हो गई तो कई राज्यों में इन मामलों की जांच ही रोक दी गई। लेकिन SIR यानी वोटर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलती रही, यानी जिन पर संदेह हुआ उनके सवाल अधर में लटका दिए गए।
यही इस पूरे मामले की सबसे खतरनाक बात है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके नियम कोई नहीं जानता, जिसने लोकतंत्र की सबसे बुनियादी चीज यानी वोट देने के अधिकार पर सवाल खड़े कर दिए। अब इस कहानी का दूसरा और ज्यादा चिंताजनक हिस्सा यह है कि जब सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी सामने आने लगी तो चुनाव आयोग ने साफ साफ बताने के बजाय रास्ते में ही नियम बदलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल का उदाहरण लीजिए। दिसंबर के मध्य में 1 करोड़ 31 लाख वोटर संदिग्ध बताए गए थे इस सॉफ्टवेयर के जरिए, लेकिन जनवरी की शुरुआत तक यह संख्या घटकर 95 लाख हो गई, यानी 34 लाख लोग अचानक ठीक हो गए। लेकिन कैसे ठीक हुए, इसका कोई सार्वजनिक जवाब नहीं दिया गया। न कोई रिपोर्ट आई, न बताया गया कि गलती कहां हुई और सुधार कैसे हुआ, सुधार करने का रास्ता क्या था। इससे साफ है कि सॉफ्टवेयर को बीच प्रक्रिया में बार बार बदला गया, यानी जो मशीन पहले किसी को संदिग्ध बता रही थी वही मशीन थोड़े दिन बाद उसे सही मानने लगी। और ये सब तब हो रहा है जब जमीनी अधिकारी पहले से ही दबाव में थे। बूथ लेवल अधिकारी और चुनाव अधिकारी करोड़ों मामलों से जूझ रहे थे, लेकिन उनके पास न कोई लिखित गाइडलाइन थी, न ये बताया गया था कि कौन सा सबूत काफी है, न ये कि किसे समन भेजना है और किसे नहीं भेजना है। नतीजा ये हुआ कि फैसले नियम से नहीं बल्कि स्वविवेक से होने लगे। ऊपर से चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों को यह ताकत भी दे दिया कि वे किसी भी वोटर पर खुद संदेह करके जांच शुरू कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर ने संदेह किया, अधिकारी ने संदेह किया, लेकिन आम आदमी को यह नहीं बताया गया कि वो खुद को कैसे बेगुनाह साबित करे, उनके ऊपर संदेह करने का जरिया क्या है, कारण क्या है। ये और भी हैरान करने वाला है, इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले बिहार में चुनाव आयोग ने खुद ऐसे एल्गोरिदम पर सवाल उठाए थे और सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि यह सिस्टम गलत नतीजे देता है। लेकिन वही आयोग कुछ महीनों बाद पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में उसी तरह की तकनीकी लेकर आ जाता है। यानी केंचुआ ने यू टर्न मार लिया, लेकिन बिना सार्वजनिक बहस और बिना पारदर्शिता के। आज हालत यह है कि लाखों लोगों को समन मिल सकता है, लाखों को नहीं भी मिल सकता है, लेकिन किस आधार पर यह कोई नहीं जानता। आयोग से सवाल पूछने गए कि नियम क्या है, डेटा कितना सही है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। ये सारी बातें रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस रिपोर्ट में, खोजी रिपोर्ट में विस्तार से लिखी हुई है। ये पूरा मामला किसी एक राज्य या एक गलती का नहीं, ये एक चेतावनी है कि अगर तकनीकी बिना जवाबदेही के इस्तेमाल होगी तो लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। वोट देना कोई सरकारी मेहरबानी नहीं है, ये नागरिक का हक है और सबसे महत्वपूर्ण हक है। और अगर उस हक पर शक करने के लिए कंप्यूटर को खुली छूट दे दी जाए बिना ये बताए कि गलती कैसे सुधारी जाएगी, तो कल किसी का भी नाम लिस्ट से गायब हो सकता है। इस कहानी का सार यही है कि समस्या तकनीकी नहीं है, समस्या यह है कि तकनीकी को नियम, पारदर्शिता और जवाबदेही के बिना सत्ता का औजार बना दिया गया है। और जब लोकतंत्र में सवाल पूछने वाला सिस्टम ही सवालों से भागने लगे तो समझ लेना चाहिए कि खतरा सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं है, पूरे चुनावी भरोसे का है। आइए अब यूपी का हिसाब किताब देखते हैं, क्योंकि पूरा खेल अब वोटर लिस्ट के अंकों में सिमटता जा रहा है। चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बाद यूपी में करीब 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। और जैसे ही ये आंकड़ा सामने आया, सत्ताधारी बीजेपी के भीतर अलार्म बज गया, क्योंकि यूपी जैसे राज्य में चुनाव बड़े बड़े अंतर से नहीं बल्कि कुछ हजार और कभी कभी तो 100 वोटों के अंतर से हारे जीते जाते हैं। अब इसी डर और तैयारी के बीच बीजेपी ने एक सीधा टारगेट तय किया है, हर पोलिंग बूथ पर कम से कम 200 वोट जोड़ने का। सुनने में ये एक साधारण सा फैसला लगता है, लेकिन अगर इसे कागज पर रख के गुणा गणित देखें तो इसके मायने बहुत ही गहरे और बहुत बड़े नजर आते हैं। सीधे सीधे केंचुआ को यहाँ पर चैलेंज करने की बात सामने आती है। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 1,77,000 पोलिंग बूथ हैं और अगर हर बूथ पर 200 वोट जोड़े जाते हैं तो कुल संख्या होती है 3,54,00,000 वोट। यानी जितने वोट एसआईआर के बाद कटे हैं 2,89,00,000, उससे करीब 65 लाख ज्यादा। मतलब साफ है, बीजेपी सिर्फ हटाए गए वोटरों की भरपाई की बात नहीं कर रही है, बल्कि उससे भी आगे जाकर वोटर लिस्ट को और बड़ा करने की रणनीति पर काम कर रही है। अब यहीं से सवाल शुरू होते हैं कि ये 200 वोट आएंगे कहां से, कौन से इलाके से और किसके वोट जुड़ेंगे। क्योंकि वोट जोड़ना कोई जादू नहीं है, इसके लिए असली लोग चाहिए, असली नाम चाहिए और असली कागज भी चाहिए। लेकिन राजनीति का अनुभव बताता है कि जो पार्टी सबसे ज्यादा संगठित होती है, जिसकी जमीनी पकड़ मजबूत होती है, वही अपने समर्थकों तक पहुंच पाती है। ऐसे में यह डर भी पैदा होता है कि क्या वोट जोड़ने की ये कवायद सबके लिए बराबर होगी या फिर वही लोग वापस जोड़ पाएंगे जिन तक पार्टी की मशीनरी पहुंचेगी। यह पहली बार नहीं है जब वोटर लिस्ट और चुनावी गणित का ऐसा टकराव हो रहा है, लेकिन इस बार मामला इसलिए अलग है क्योंकि वोटर कटने का पैमाना असाधारण रूप से बड़ा है। सवाल यह है कि बीजेपी के पास भर भर के पैसा है, हजारों करोड़ रुपया है, संसाधन है, लोग हैं, एजेंसियां हैं, सब कुछ है।
वो तो हर जगह पहुंच जाएगी। क्या समाजवादी पार्टी भी पहुंच पाएगी? मान लिया कि वो थोड़ा थोड़ा पहुंच जाएगी, बसपा का क्या होगा? और उत्तर प्रदेश की तमाम अन्य पार्टियों का क्या होगा? कांग्रेस का क्या होगा? वो कहां कहां जाकर अपने वोटर जोड़ पाएंगे? जब एक ही झटके में लगभग 3 करोड़ नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटते हैं तो ये सिर्फ सफाई अभियान नहीं रह जाता है, ये पूरे चुनावी संतुलन को हिला देने वाला एक स्टेप नजर आता है। और यही वजह है कि बीजेपी ने इसे प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक चुनौती की तरह लिया है। पार्टी के अंदर बैठकों में साफ कहा गया है कि अगर हर बूथ पर 200 वोट नहीं जोड़े गए तो कई सीटें हाथ से निकल सकती हैं, खासकर वे सीटें जहां पिछली बार जीत का अंतर 5,000 या 10,000 से कम था। अब सोचिए, अगर किसी विधानसभा सीट में 300 बूथ हैं और हर बूथ से 200 वोट कट या जुड़ जाते हैं तो कुल 60,000 वोट का फर्क पड़ता है, जो किसी भी चुनाव का रुख पलट सकता है, एकदम सीता का गीता हो सकता है। यहीं पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की चिंता भी सामने आती है, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट में जो उथल पुथल हुई है तो उसका फायदा वही उठाएगा जिसकी संगठनात्मक ताकत ज्यादा है, और इसी पूरी कवायद में आम वोटर कहीं पीछे छूट जाता है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि पार्टी कितने वोट जोड़ लेगी, सवाल यह है कि क्या हर नागरिक को खुद ये मौका मिलेगा कि वो बिना किसी राजनीतिक सहारे के अपना नाम वापस जुड़वा सके। अगर वोटर का हक पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता पर निर्भर हो जाए तो लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि वोट देना कोई पार्टी की देन नहीं है, यह संविधान का दिया हुआ अधिकार है और जनता को दिया गया है। यह अधिकार जनता को मिला है, किसी पार्टी किसी नेता को नहीं। लेकिन मौजूदा हालात में यह तस्वीर बन रही है कि पहले चुनाव आयोग लाखों करोड़ों नाम हटाता है, फिर राजनीतिक दल उन्हें जोड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं और अंत में वही जीतता है जिसकी मशीनरी ज्यादा ताकतवर है। इस पूरे खेल में सबसे खतरनाक बात यह है कि संख्या के पीछे छिपा असर दिखाई नहीं देता। हम सिर्फ 2,89,00,000 और 3,54,00,000 वोटरों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे असल जिंदगियां हैं, प्रवासी मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं जिनके पास कागज पूरे नहीं हैं या जो सिस्टम की भाषा नहीं समझते। ऐसे लोग अगर पार्टी के नेटवर्क से नहीं जुड़े तो उनके नाम वापस आने की संभावना कम हो जाती है। और यही वजह है कि यह सवाल अब सिर्फ बीजेपी बनाम सपा या योगी बनाम अखिलेश का नहीं रह जाता। यह सवाल बन जाता है कि क्या भारत में वोटर लिस्ट की प्रक्रिया इतनी जटिल हो चुकी है कि आम आदमी को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए राजनीतिक मदद लेनी पड़ेगी। अगर बीजेपी सच में हर बूथ पर 200 वोट जोड़ने में सफल हो जाती है तो यह साफ हो जाएगा कि एसआईआर से जो नुकसान दिख रहा था वो सत्ता पक्ष के लिए रणनीतिक मौके में बदल गया। लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक और सवाल उठेगा, क्या यह प्रक्रिया निष्पक्ष थी या फिर यह साबित कर देगी कि चुनावी सिस्टम में वही आगे रहेगा जिसके पास संसाधन है, संगठन है और माल पानी है। लोकतंत्र की असली परीक्षा हार जीत से नहीं होती, वो इस बात से होती है कि मैदान में उतरने से पहले मैदान बराबर था कि नहीं। और जब वोटर लिस्ट जैसे संवेदनशील मुद्दे पर इतना बड़ा खेल खेला जाए तो सिर्फ आंकड़े नहीं, नियत और पारदर्शिता भी जांच के दायरे में आती है। आज यूपी में जो हो रहा है वो आने वाले समय में देश के दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल बन जाएगा। अब तो लोग ये भी संदेह करेंगे कि क्या केंचुआ और बीजेपी ने मिलकर ये रणनीति बनाई। केंचुआ एक तरफ लगभग 3 करोड़ लोगों का नाम काट देगा, फिर बीजेपी अपनी ताकत का प्रयोग करते हुए उसी उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ से ज्यादा नाम जुड़वा देगी। क्या ऐसा होने वाला है? क्या यह सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है? सवाल तो होगा ना, क्योंकि जवाब कहीं से मिलना नहीं है। यूपी में भाजपाई चुनावी मशीनरी आपने देख लिया, अब पश्चिम बंगाल चलिए। आज पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो सिर्फ एक छापा नहीं था, बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ पर पड़ा एक और वार था, यानी हमला था। क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी के बीच खुद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक राजनीतिक सलाहकार के घर पर और दफ्तर पर जाना पड़ा और ममता ने खुले शब्दों में कहा कि यह कार्यवाही जांच कम और राजनीतिक डेटा की चोरी ज्यादा लगती है। ममता का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस की रणनीति से जुड़े दस्तावेज, उम्मीदवारों की सूची और अहम डिजिटल सामग्री ईडी उठा ले गई। और सवाल यह है कि अगर छापा किसी आर्थिक अपराध की जांच के लिए था तो फिर चुनावी रणनीति के कागज और डेटा का वहां क्या काम। दरअसल एक कंपनी है आईपैक, जो कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। उसी कंपनी पर छापेमारी हुई। इसके बाद ममता बनर्जी स्वयं वहां पर पहुंची और उन्होंने कहा कि ये लोग लोकतंत्र के बड़े हत्यारे हैं और ये कोई भावुक बयान नहीं है, बल्कि पिछले कई वर्षों में केंद्र की एजेंसियों के इस्तेमाल का निचोड़ है। क्योंकि जहां विपक्ष मजबूत दिखता है वहां ईडी सीबीआई की मौजूदगी अचानक बढ़ जाती है। ममता बनर्जी ने यह भी पूछा कि अगर जवाब में बंगाल में भाजपा दफ्तरों पर छापा पड़े तो क्या होगा। यह सवाल दरअसल उस दोहरे मापदंड की ओर इशारा करता है जिसमें केंद्र की एजेंसियां सिर्फ विपक्ष के लिए कानून बन जाती हैं और सत्ता पक्ष के लिए संरक्षण। लेकिन उसी ईडी ने यह भी माना कि एक संवैधानिक पदाधिकारी ने छापे के दौरान एक फाइल छीनी। तो सवाल उठता है कि जांच एजेंसी का नियंत्रण किसके हाथ में था।
ममता जब इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के सह संस्थापक प्रतीक जैन के घर पहुंची, उनके साथ पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ अधिकारी भी थे और बाहर निकलते समय उनके हाथ में एक फाइल थी। यह दृश्य अपने आप में बताता है कि राज्य सरकार ने एजेंसी की कार्यवाही को सामान्य नहीं माना। इसके बाद ममता सॉल्ट लेक स्थित आईपैक के दफ्तर पहुंची और कहा कि जब तक मामला सुलझेगा नहीं, मैं वहीं रहूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क जब्त कर ली गई है और अब हमारे उम्मीदवारों को डराने की कोशिश होगी, लेकिन हम डरेंगे नहीं। ये बयान उस राजनीतिक माहौल की तस्वीर है जहां जांच का डर चुनावी रणनीति पर हथौड़े की तरह गिरता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, आईपैक एक कंपनी है जिसे ममता बनर्जी की पार्टी ने यानी टीएमसी ने चुनावी जिम्मेदारी यानी रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी दिया है। उनके पास इनकी पार्टी के तमाम डेटा हैं, आंकड़े हैं, बहुत सारी चीजें होंगी जो दस्तावेजों में है, कंप्यूटर लैपटॉप में है, उन सबको जब्त कर लिया गया है। इसीलिए ममता बनर्जी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, अमित शाह ने ये सब कुछ करवाया है ताकि टीएमसी की जानकारियां उनको मिल जाएं और फिर टीएमसी के उम्मीदवारों को डराया धमकाया जा सके, टीएमसी को चुनाव में हराया जा सके। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया और कहा कि ये छापे उनके इशारे पर हुए हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कहा कि वे अपने गृह मंत्री पर लगाम लगाएं। यह असाधारण है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को देश के प्रधानमंत्री से यह कहना पड़े कि केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल रोका जाए। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता के दौरे को हस्तक्षेप बताया, लेकिन सवाल यह है कि जब केंद्रीय एजेंसी चुनावी रणनीति से जुड़े डेटा उठाने का आरोप झेले, तब राज्य प्रमुख का मौके पर पहुंचना हस्तक्षेप है या संविधान की रक्षा। इतिहास बताता है कि 2019 में भी ममता सीबीआई की कार्यवाही के समय अपने अधिकारी के समर्थन में खड़ी हुई थी, तब भी यही आरोप लगे, लेकिन आज वही पैटर्न फिर से दोहराया जा रहा है। असल मुद्दा यह नहीं है कि आईपैक कौन है या किसके लिए काम करता है। असल मुद्दा यह है कि क्या जांच एजेंसियां राजनीतिक सलाहकारों के दफ्तरों से चुनावी रणनीति उठाने का अधिकार रखती हैं? अगर हां, तो कल को किसी भी विपक्षी दल की रणनीति सुरक्षित नहीं है, और अगर जवाब नहीं है तो फिर ये कार्रवाई किसके इशारे पर और किस मकसद से हुई? ममता बनर्जी का कहना है कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और राज्य भर में विरोध होगा। ये केवल सड़क की राजनीति नहीं बल्कि संघीय ढांचे की रक्षा का सवाल है, क्योंकि जब केंद्र की एजेंसियां राज्यों की रणनीतिक प्रक्रियाओं में घुसपैठ करने लगे तो संघवाद खोखला हो जाता है। भाजपा इसे कानून का पालन कहेगी, लेकिन कानून तब विश्वसनीय होता है जब उसका इस्तेमाल समान रूप से हो। आज देश भर में तस्वीर उल्टी है। विपक्ष के लिए एजेंसियां सक्रिय, सत्ता पक्ष के लिए चुप हो जाती हैं, उनको बचाती हैं। यही वजह है कि ममता के शब्द कठोर हैं, क्योंकि अनुभव कठोर है। और ये मामला पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। यह संदेश है कि चुनावी मैदान अब सिर्फ रैलियों में नहीं बल्कि छापों, सर्वरों और हार्ड डिस्क से लड़ा जा रहा है। और अगर लोकतंत्र में रणनीति बनाना अपराध बना दिया गया तो असली अपराध सत्ता का असीमित होना होगा। सवाल केंद्र की सरकार से भी होना चाहिए कि क्या आप विपक्ष को राजनीतिक रूप से हराना चाहते हैं या जांच के बहाने थकाना चाहते हैं? क्योंकि इतिहास गवाह है, डर से जीती गई लड़ाइयां अंततः जनता की अदालत में हार जाती हैं। और बंगाल ने पहले भी दिखाया है कि वो दबाव के आगे झुकता नहीं। इस बार भी कहानी वहीं जा रही है। उधर एसआईआर के बाद यूपी में करीब 2,89,00,000 वोटरों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। ये किसी मामूली प्रशासनिक प्रक्रिया का नतीजा नहीं है। ये संख्या अपने आप में इतनी बड़ी है कि इससे 2027 का विधानसभा चुनाव किसी भी दिशा में जा सकता है। यह सवाल आज से ही खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश की कुल वोटरों की संख्या को देखें तो ये कटौती कोई 1-2% नहीं बल्कि कई विधानसभा सीटों के चुनावी गणित को उलट देने वाली है। और यह असर सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं है बल्कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को अलग अलग तरीकों से नुकसान पहुंचा सकता है। अब सबसे पहले बीजेपी की स्थिति को समझते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 14 दिसंबर 2025 को पार्टी के मंच से यह चेतावनी दी कि अगर छूटे वोटरों को समय रहते नहीं जोड़ा गया तो 10,000 से कम मार्जिन वाली सीटों पर बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। यह कोई सामान्य बयान नहीं था। इसके पीछे 2022 के चुनाव का अनुभव है। तो उस चुनाव में 114 सीटें ऐसी थीं जहां जीत हार का अंतर 10,000 से कम था। इनमें से 63 सीटें बीजेपी ने और 41 सीटें सपा ने जीती थी। यानी बीजेपी ने खुद बड़ी संख्या में सीटें बहुत पतले अंतर से, छोटे अंतर से जीता है। ऐसे में अगर वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव हुआ तो वही सीटें सबसे पहले खतरे में आ जाएंगी। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 2022 में 15 सीटें ऐसी भी थीं जहां जीत हार का अंतर 1,000 से भी कम था और इनमें से 10 सीटों पर 500 से भी कम का अंतर था। इन सीटों पर अब 32,000 से लेकर 1,12,000 तक वोट कटने की बात सामने आ रही है। यह अंतर इतना बड़ा है कि अगर आधे वोट भी वापस न जुड़े तो सीट का रुख पूरी तरह से बदल सकता है। यही वजह है कि बीजेपी की चिंता सिर्फ सैद्धांतिक नहीं, व्यवहारिक है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका शहरी इलाकों से जुड़ा है। एसआईआर में शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत ज्यादा वोट कटने की चर्चा है। बीजेपी को लंबे समय से शहरी वोटरों की पार्टी माना जाता रहा है। मध्य वर्ग, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, लेकिन यही वर्ग सबसे ज्यादा प्रवासी भी है।
किराए का मकान बदलना, शहर से शहर जाना, दस्तावेजों में गड़बड़ी, ये सब शहरी वोटर के लिए आम बात है। जब ऐसे वोटरों के नाम कटते हैं तो उन्हें दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वोट हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि ये बीजेपी की स्वाभाविक बढ़त को कमजोर कर सकते हैं। अब समाजवादी पार्टी की तरफ देखिए। पहली नजर में लगता है कि सत्ताधारी दल को ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन सपा का नुकसान ज्यादा चुपचाप और अंदरूनी हो सकता है। जिन जिलों में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रोजगार के लिए देश से बाहर रहती है, वहां वोट कटने का असर सपा पर सीधे पड़ सकता है। ये वोटर सपा के परंपरागत समर्थक माने जाते हैं, लेकिन उनकी भौतिक अनुपस्थिति यानी गांव या शहर में मौजूद न होना एसआईआर जैसी प्रक्रिया में बड़ी बाधा बन जाती है। दस्तावेज जमा करना, सुनवाई में पहुंचना, समय पर दावा आपत्ति करना, ये सब उनके लिए मुश्किल है। इसका नतीजा ये हो सकता है कि वोट वापस जुड़ ही न पाए। सपा की दूसरी चुनौती संगठन से जुड़ी हुई है। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में 1,77,00,000 बूथों पर करीब 6.25 लाख बीएलए तैनात हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या बीजेपी और सपा की है। लेकिन जमीनी सच्चाई ये भी है कि बीजेपी का बूथ स्तरीय नेटवर्क कई इलाकों में ज्यादा संगठित है। एसआईआर जैसी प्रक्रिया में वही पार्टी आगे रहती है जो हर बूथ पर अपने लोगों के जरिए वोटरों को समझा सके, दस्तावेज जुटा सके और समय पर नाम जुड़वा सके। जहां सपा का संगठन कमजोर है, वहां नुकसान की आशंका ज्यादा है। पश्चिमी यूपी इसका अच्छा उदाहरण है। यहाँ 10,000 से कम मार्जिन वाली 22 सीटें हैं। 2022 में इनमें से 13 बीजेपी और 9 सपा रालोद गठबंधन के खाते में गई थी। अब रालोद सपा के साथ नहीं है। ऐसे में मुस्लिम और जाट वोटों का समीकरण बदल चुका है। अगर एसआईआर के बाद वोट कटे और उन्हें समय पर जोड़ा नहीं गया तो सपा को यहाँ दोहरी मार पड़ सकती है। पहले गठबंधन टूटा, ऊपर से वोटर लिस्ट का झटका। अवध क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 50 सीटें ऐसी थी जहाँ जीत हार का अंतर 10,000 से कम था। इनमें 30 बीजेपी और 20 सपा ने जीती थी। इस क्षेत्र में ओबीसी जातियों का दबदबा है। अगर एसआईआर के बाद इन वर्गों के वोटरों के नाम कटे और दोनों दल उन्हें समान रूप से वापस न जोड़ पाए तो यहां दोनों को नुकसान होगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि किस सीट पर कौन ज्यादा कमजोर साबित होता है। पूर्वांचल में स्थिति और उलझी हुई है। यहां 27 सीटें कम मार्जिन वाली थीं। 2022 में बीजेपी को 12, सपा को 9 मिली थी, बाकी सहयोगी दलों में बटी। अब सुभाषपा बीजेपी के साथ है। ऐसे में अगर अति पिछड़ी जातियों के वोट कटे और वापस नहीं जुड़े तो बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि यही उसका नया आधार माना जाता है। इस पूरी तस्वीर का सार यह है कि एसआईआर किसी एक पार्टी को सीधा फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा रहा, कम से कम यूपी में। ये एक ऐसा झटका है जो बीजेपी और सपा दोनों की कमजोर नसों पर वार कर रहा है। बीजेपी के लिए खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि उसकी कई जीतें बहुत ही कम अंतर से थीं और शहरी वोटर कटे हैं। सपा के लिए खतरा इसलिए गहरा है क्योंकि उसके परंपरागत वोटरों का एक हिस्सा प्रक्रिया में फंस सकता है और संगठनात्मक असमानता सामने आ सकती है। अंततः ये लड़ाई भाषणों या नारों की नहीं, बल्कि एक एक वोटर तक पहुंचने की क्षमता की है, और इस क्षमता में बीजेपी बाकियों से मीलों आगे है। 2027 का चुनाव इस बात से तय होगा कि एसआईआर के बाद पैदा हुई इस स्थिति को कौन पार्टी बेहतर तरीके से संभाल पाती है, और यही वजह है कि आने वाले महीनों में राजनीति का असली अखाड़ा मंच नहीं बल्कि बूथ और वोटर लिस्ट होने जा रही है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? जिसके पास ज्यादा धन बल है, ज्यादा संसाधन है, क्या वो इस बाजी को मार ले जाएगा या फिर दूसरे भी प्रयास में कुछ आगे आ सकते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।